व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो आज जो हमारा चैप्टर है अध्याय 8 गति, है ना। तो जो पूरा हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं क्या करूँगी, एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें क्या होगा, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एमपी बोर्ड वालों के लिए खास करके। अभी क्या करना है, चैप्टर रीड करना है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात जो आती है वो आप बाद में किया करो कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सुराह और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में हमने क्या देखा है, कुछ वस्तुएं गतिमान हैं और कुछ क्या है, विराम अवस्था में। क्या है, विराम अवस्था में। तो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ वस्तुओं के उदाहरण दे दिए। क्या उदाहरण दे दिए, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। धमनी स्राव में हमारा जो खून का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है, वो हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ब्रह्मावस्था में क्या है, पेड़ है, खड़ा है ब्रह्मावस्था में, ठीक है। आपका बोर्ड है, क्या है, बोर्ड, वो भी क्या है, ब्रह्मावस्था में। ब्रह्मावस्था का मतलब क्या है, जो चीज़ जहाँ रखी है वैसी ही रखी रहे, क्या हो, चले नहीं, वो क्या आपकी ब्रह्मावस्था में है। आगे पढ़ते हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। हम क्या समझते हैं, कोई वस्तु गति में कब है, जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, ठीक है। जैसे कि अब क्या, गाड़ी जा रही, क्या जा रही, बस चल रही, क्या चल रही, बस, ठीक है। तो बस मतलब बस क्या, 9 बजे बस खड़ी है, क्या है, 9 बजे बस खड़ी है, अपने स्टेशन पर खड़ी है। अगर वो 10 बजे भी उसी जगह खड़ी है तो हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था में। किस में है, विराम अवस्था में, ठीक है। अगर वही बस 9 बजे क्या थी, स्टेशन ए पे थी, और 10 बजे कहाँ मिली आपको, स्टेशन बी पे मिली। आपको अपन को ऐसे मानना है, स्टेशन ए स्टेशन बी, ठीक है। चाहे आप ये मान लो कि मतलब 9 बजे बस कहाँ खड़ी थी, ग्वालियर के स्टेशन पे खड़ी है, और उसके बाद 10 बजे कहाँ है, आगरा के स्टेशन पे खड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बस क्या आपकी एक वस्तु है, क्या है, वस्तु मान सकते हो आप, कह सकते हो बस क्या एक वस्तु है। तो उसने क्या किया, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। क्या हुआ, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। तो हम क्या कहेंगे कि वो गतिमान है। क्या है, गतिमान। अगर वो वहीं खड़ी रहती, 9 बजे भी जिस जगह खड़ी है, 10 बजे भी वहीं खड़ी रहती, तो हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में है, ठीक है। जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, भैया हवा भी गतिमान है। क्या है, गतिमान है। गतिमान कैसे है, चल रही है, भाग रही है इधर उधर, ठीक है। जब आप खड़े हो जाते हो, जब आंधी आ रही होती तो आपको कैसा लगता है कि मतलब आप उड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो, मतलब थोड़े पीछे को होते हो, पीछे को होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी नेक्स्ट लाइन कहाँ से होती है, सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है। अब हमें ये भी जानना है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त है और जो मौसम का परिवर्तन होता है, कभी बादल छाए हुए हैं, कभी अच्छी धूप है, इसका क्या कारण है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है, पृथ्वी की गति के कारण है, क्या है, पृथ्वी की गति के कारण है। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सूर्यास्त और सूर्योदय पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या, हमें दिखाई नहीं देता। मतलब लोगों ने कहा कि मतलब ऐसा है तो मतलब सूर्यास्त तो सूर्योदय इस कारण से हो रहा है। जब आप क्लास 10th में आओगे ना तो इसी के ऊपर एक मतलब 2 क्वेश्चन दिए आपके, सूर्यास्त और सूर्योदय के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब आपको एक अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया, क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्या नहीं देखा, ठीक है। ये क्या अनुमान लगा लिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। अब उनका ये भी कहना है, भैया एक इंसान को क्या लग रहा है कि वस्तु क्या है, स्थिर है, और एक को क्या लग रहा है, गतिमान है, ठीक है। आगे देखते हैं। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, ठीक है। जैसे कि आप बस के अंदर बैठे हैं, क्या है, आप बस के अंदर बैठे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा। और जबकि जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होगा उसमें एक्चुअल में क्या लगेगा कि भैया पेड़ पौधे खड़े हैं, कहाँ गति कर रहे हैं, ठीक है।
और जो खड़ा है वहाँ पे उसको ये लग रहा है पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, मतलब स्थिर है, क्या है, स्थिर। लेकिन जो उसके अंदर यात्री है बस के अंदर, उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई कि यात्री क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, किसी को स्थिर लग रही हैं तो किसी को क्या लग रही है, गतिमान लग रही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, जबकि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति, ये अपना हो गया था, यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ठीक है, अब बस के अंदर अपन बैठे हैं तो यही कहेंगे ना विरामावस्था में, मतलब कोई इंसान बैठा है तो बैठा है, यही मतलब ये सुने कहेंगे हम कुछ गतिमान है, कहेंगे क्या गतिमान, नहीं कहेंगे। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं, बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर क्या करती हैं, गति करती हैं। देखो कुछ वस्तु ऐसे बस जा रही, क्या जा रही, बस जा रही, तो वो क्या सीधी रेखा में गति कर रही, कैसे कर रही, सीधी रेखा में गति कर रही है। अगर आप क्या करो आप एक पत्थर लो, क्या लो, पत्थर में एक आप धागा बांध लो, क्या करो, धागा, तो आप उसको हाथ से क्या करो अपने चारों ओर घुमाओ, तो उसको क्या करोगे, वृत्तीय गति करे, क्या करे, वृत्तीय गति करे। या फिर आप मेले में घूमने जाते हो, तो मेले में जो झूला होता है राउंड वाला, जो गोल गोल झूला घूमता है, वो भी क्या होता है, वृत्तीय गति करा होता है, क्या होता है, वृत्तीय। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं गति है वो क्या है, कुछ वृत्तीय होती है, कुछ क्या होती है, सीधी रेखा में जाती है। कुछ घूर्णन गति कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। कंपन यानी जो अपना मोबाइल जो साइलेंट होता है ना, कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, गति के बारे में बताया गया है। तो इसमें गति बेसिकली मतलब 3 टाइप से है। तो इसके आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 3 ग्राफ भी दिए गए हैं। क्या है, 3 ग्राफ। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि गति को क्या करेंगे हम साधारण समीकरणों से भी समझेंगे, उसके बाद ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका दिया है आज की कक्षा का दीवार विरामावस्था में या गति में चर्चा करें। भैया ये तो आप सोचो कि आपकी जो कक्षा की जो दीवार है विरामावस्था में कि गति में, बोर्ड के बारे में सोचो, जो आपकी क्लास में जो बोर्ड है वो विरामावस्था में कि गति में है। अब सेकंड क्रियाकलाप क्या दे रहे हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी आप जिसमें बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह क्या है, विरामावस्था में है। ये तो भाई सोचने वाली बात है। सोचो आप लोग, क्या करो, सोचो, क्योंकि वो आपको सुचवाना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक आपको सुचवाना चाहती है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, अभी आप सोचो। इसके बाद क्या करें, हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में गिर जाते हैं विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी। ठीक है, बाढ़ वाली नदी वो भी गति कर रही है ना। तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे अनियंत्रित का मतलब तो क्या होता है, जैसे कई बार बस को ड्राइवर चला रहा है तो वो अनियंत्रित हो जाती है, धड़ धड़ है ना, हिलने डुलने लगती है, एक्सीडेंट भी हो जाती है कई बार। तो अनियंत्रित का मतलब तो यही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या चलते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, गति का वर्णन दिया। गति का वर्णन, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। क्या कह रहे हैं, कोई एक गांव है उसमें स्कूल है, स्कूल कहाँ पे, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका गति का वर्णन किया गया उसको हम क्या एक अलग उदाहरण से समझें, क्या करेंगे, अलग उदाहरण से समझेंगे। तो जो आपको एनसीईआरटी का उदाहरण है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसमें आप कहाँ खड़े हो भाई, कहाँ खड़े हो आप, हम खड़े हैं, हम घर पे हैं। कहाँ पे हैं, घर पे। तो घर पे आप खड़े हो तो आपने क्या कहा
कि घर से जो हमारा स्कूल है, क्या है, घर से जो हमारा स्कूल है वो कितनी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। कितना है, 2 किलोमीटर दूर। ठीक है, अगर एक काम करो, क्या करो, आपने क्या कहा, घर से जो हमारा स्कूल है वो क्या है, 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब स्कूल को हटा दो, क्या करो, स्कूल को हटा दो, तो आप क्या कहोगे, 2 किलोमीटर दूर क्या है, कहाँ से दूरी नाप रहे हो आप, घर से किस चीज़ की दूरी नाप रहे हो, या फिर आप स्कूल में हो, कहाँ पे हो, स्कूल में, स्कूल से आप क्या कहो कि स्कूल से जो आपका घर है वो क्या है, 2 किलोमीटर है, क्या है, 2 किलोमीटर। अगर आप क्या करो, अपने घर को ही हटा दो, क्या करो, अपने घर को ही हटा दो। ठीक है, तो आप जहाँ खड़े हो वहाँ से मतलब आप स्कूल में खड़े हो, कहाँ से खड़े हो, स्कूल में, तो आपने क्या कहा, स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो तब आपके लिए जो निर्देश बिंदु है वो क्या होगा, स्कूल, घर होगा, क्या होगा, घर। अगर आपने स्कूल से घर तक की दूरी नापी तो आपके लिए निर्देश बिंदु क्या होगा, घर होगा। अगर आप घर से स्कूल तक की दूरी नाप रहे हो तो आपके लिए निर्देश बिंदु क्या होगा, स्कूल होगा, क्या होगा, स्कूल। निर्देश बिंदु का मतलब क्या है कि अगर आप घर से स्कूल तक की दूरी नाप रहे हो, अगर हम उस स्कूल को ही हटा दें, क्या करें, उस स्कूल को ही हटा दें, तो आप क्या कहोगे कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, नहीं बता पाओगे ना। तो ऐसा ही क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो अगर रेलवे स्टेशन नहीं होता, क्या होता, रेलवे स्टेशन नहीं होता, तो यहाँ पे निर्देश बिंदु क्या हो जाएगा आपका, रेलवे स्टेशन होगा, क्या होगा, रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्योंकि आप जो दूरी नाप रहे हो वो कहाँ से, रेलवे स्टेशन से नाप रहे हो। अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं होगा तो आप क्या कहोगे, क्या है 2 किलोमीटर, कहाँ उत्तर दिशा में, कुछ कह पाओगे क्या, नहीं कह पाओगे, है ना। तो जब आप दूरी नापते हो तो दूरी नापने के लिए क्या, आप जहाँ खड़े हो वो और जहाँ तक की नाप रहे हो, यानी निर्देश बिंदु का होना क्या है, अति आवश्यक है। वरना आप क्या कर पाओगे, दूरी नहीं नाप पाओगे। ठीक है, दूरी नहीं नाप पाओगे तो गति का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, सरल रेखी गति। क्या है, सरल रेखी गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है। क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु क्या है, अपने सरल रेखी पथ पे क्या है, गतिमान है। ठीक है, वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे क्या है, जो डायग्राम दिया है, वस्तु क्या कर रही है, अपनी गति क्या कर रही है, बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब कोई वस्तु यहाँ से ओ से गति अपनी प्रारंभ कर रही है, इसको आप क्या करो, निर्देश बिंदु मान लो। क्या करो, निर्देश बिंदु, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती है। वस्तु की स्थिति कहाँ है, मतलब वस्तु कहाँ पहुँची, 0 पे थी, पर सी मतलब ए पे पहुँची, सी पे पहुँची, बी पे पहुँची, ए पे पहुँची। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरती हुई सी तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, ओ ए प्लस का ए सी। क्या हो जाएगी, ओ ए प्लस का ए सी। ये वस्तु द्वारा नापी गई क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी का मतलब क्या है, जितनी आपको दूरी दी, यहाँ पे कितनी 60 किलोमीटर मान ली, कितनी मान ली, 35 किलोमीटर मान ली। ठीक है, इसके बाद क्या करें, टोटल कितनी हो रही, 95 किलोमीटर हो रही, कितनी, 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की, क्या होती है, अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। तो जो आपकी गति है उसमें क्या होता है, सिर्फ अंकीय मान, मतलब आपका क्या हुआ कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है, कितनी है, 2 किलोमीटर। तो उसमें आपको दिशा की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने कह दिया 2 किलोमीटर है, काफ़ी है इतना। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दिशा की ज़रूरत कहाँ पड़ गई आपको बताओ, कि कहीं ज़रूरत है क्या आपको दिशा की, नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि गति में क्या है, सिर्फ आपको अंकीय जो मान है उनकी आवश्यकता है, दिशा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण कहलाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान क्या होता है, उसका परिमाण कहलाता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे हो तो यहाँ पे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो कि किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण कहलाता है। कि जो परिमाण शब्द है इसकी क्या आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे क्या करें, इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं
इस उदाहरण के बाद वस्तु की प्रारंभिक स्थिति मतलब क्या, प्रारंभ में वो जहाँ खड़ा था, अंतिम मतलब जहाँ पहुँच गया सी पे, तो वहाँ की दूरी क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब दोनों की दूरी को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन को अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में, हाँ ठीक है सिंपल दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको और सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या करेंगे, और सिंपल तरीके से समझेंगे। ऐसा मान लो कि जो आपकी घर की छत है, क्या है, घर की छत है, तो घर की छत से आपको क्या हो रहा है, स्कूल दिख रहा है, क्या हो रहा है, स्कूल दिख रहा है। तो घर की छत से जो स्कूल की दूरी है वो आपको क्या होगी, बहुत कम दिखेगी। कितनी दिखेगी, बहुत कम दिखेगी। ठीक है, तो क्या आप घर की छत से मतलब और भी मकान बने होंगे, मार्केट भी होगा, शॉप्स भी होंगी, तो क्या आप उनको कूद कूद के चले जाओगे, क्या नहीं जा पाओगे ना वहाँ से। ठीक है, लेकिन छत से आपको क्या लगता है, अरे हमारा स्कूल यही तो है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। लेकिन जब आप एक्चुअल जाओगे चल चल के रोड से, तो कितनी दूर दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा। ठीक है, तो जब आपने घर की छत से स्कूल की दूरी नापी है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, जब आप चल के गए रोड से, वो क्या हो जाएगी, दूरी। क्या हो जाएगी, दूरी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे अंडरलाइन करना, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है, बताओ जरा। क्या वस्तु का विस्थापन, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी के बराबर हो सकता है। आगे देखते हैं भाई क्या होता है। चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण, तब तक आप सोचो। ठीक है, चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें हम, जो भी हमने उदाहरण देखा था ना, उसको ले हम। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम देखते हैं। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है, बिल्कुल लिखिए। ठीक है, तथा विस्थापन का परिमाण भी कितना है, 60 किलोमीटर है। क्या है कि विस्थापन का परिमाण है वो भी क्या है, 60 किलोमीटर है। ओ से ए तक पुनः बी तक गति के दौरान तय की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। मतलब ओ से ए तक, क्या, ओ से ए तक पुनः गया तो भी कितनी है, 60 किलोमीटर है, तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। बी तक मतलब 60 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से बी तक, ये ओ से लिखा ना, ओ से लेके बी तक, फिर भी कितनी है, 60 किलोमीटर है गति। तो 60 प्लस का 25, मतलब यहाँ से ओ से ए तक की कितनी थी, 60 थी। कितनी थी, 60। अब हम क्या कह रहे हैं कि दोबारा गया होगा या फिर कुछ भी जो भी होगा तो ओ से बी तक की कितनी है, 35 है। क्या है, 35। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या हुआ आपको, देखो दूरी में क्या करते हैं हम, टोटल दूरी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जबकि विस्थापन में क्या होता है, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे जो कोई है, जैसे बी से ए तक चला, क्या चला, बी से ए तक चला। ठीक है, बी से ए तक चला, फिर ए से बी से ए तक चला, तो ये कितना आपका मतलब 35 से 60 तक, मतलब एक ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड। ठीक है, तो बी से ए तक चला, फिर वो दोबारा ए से बी तक आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 35 से 60 तक जो जितना डिस्टेंस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो ए से बी आया उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब बी से ए गया, ठीक है, वो और ए से बी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, जो आपने एक्चुअल में जितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, दूरी आप ऐसे निकाल सकते, जैसे आप 60 में से 35 माइनस करो, तो 10 में से 5 गए 5, 6 में से 4 गए 2, यानी 25 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25। तो आपने बी से ए तक कितनी, 25 किलोमीटर कवर की, और ए से बी तक भी कितनी की, 25 की। तो आपने क्या कर दिया, 25 25 क्या कर दिया, 50 कर दिया। कितना कर दिया, 50। अगर विस्थापन की बात करें, क्या करें, विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन क्या होगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि जहाँ आप पहले थे वहीं आप क्या दोबारा पहुँच गए। ठीक है, तो आपको जो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति है दोनों क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही। तो हम क्या कहेंगे, विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब जो आप यहाँ देखना, यहाँ पे, अतः विस्थापन शून्य, यद्यपि इस यात्रा में तय की दूरी कितनी है, 60 प्लस का 60 कितनी, 120 किलोमीटर है। ठीक है, यानी इसने ओ से ए तक
डिस्टेंस कवर की, फिर ए से ओ तक गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। विस्थापन क्या हो जाएगा, मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है जो उसका अंतिम बिंदु है, ठीक है। अंत, या फिर ये ऐसे कहें अंतिम बिंदु भी वही है जो उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी किसी सरल रेखा मतलब क्या है, एक सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है, मुड़ी उड़ी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो दूरी विस्थापन क्या आपकी दो भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, क्रियाकलाप जो बच्चों के लिए रहते हैं, आपको क्या करना है, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेना है। बास्केटबॉल कोर्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं, अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें, ठीक है। आपको क्या देखना है, दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं। अंतर तो डेफिनेटली होगा, जो आपकी दूरी आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, विस्थापन क्या आता है आपका कम आता है, ठीक है। कि जो आपका विस्थापन होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का क्या न्यूनतम अंतर है। और दूरी क्या है, जो एक्चुअल लेंथ जो आपने जितनी कवर की, जितने आपने कवर किए। यहाँ पे क्या करें, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके वाहन होते हैं उसमें क्या रहता है, एक यंत्र लगा रहता है जो क्या करता है, मतलब देखता है, आप देखते हैं ना गाड़ी, मतलब ऐसे देख लेते हैं, क्या करते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी चल गई, कितनी कवर हो गई, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, जब तो हम पता कर पाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर क्या है, 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। या आपको क्या करना है, विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है, कितना विस्थापन है, जल्दी बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाएं। यहाँ पे क्या करें, किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो बिल्कुल शून्य हो सकता है। हमने क्या कहा, विस्थापन शून्य कब होगा, जब उसका अंतिम बिंदु भी वही हो जो उसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। या फिर कोई वस्तु किसमें वृत्तीय मार्ग में गति कर रही, क्या कर रही, वृत्तीय मार्ग में गति कर रही, तब भी क्या होता है, उसका विस्थापन शून्य होता है, क्या होता है, शून्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आंसर देना है हाँ मैं। अब यहाँ पे क्या करें, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। इसमें तो भाई पेन पेंसिल चलानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैं क्या कह रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है, वर्गाकार खेत में चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, वर्गाकार खेत में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार खेत बनाएं, क्या करेंगे, वर्गाकार खेत। ये वर्ग बन गया भाई अपना, बन गया क्या, नहीं नहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है हमें। नहीं भाई हटाना पड़ेगा इसको, तो देखो हाथ से ही बनाते हैं, क्या करते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। वर्गीय है, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, वो आपको क्या होता है, वर्ग हो जाता है। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हो तो आपको क्या है, मानना है कि इसकी क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब ये करें, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाली, मतलब इसकी जो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिया गया, हाँ मीटर में लिया गया। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर भी होगी, इसके इधर वाली भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। वर्ग का मतलब भी यही होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एक चक्कर लगा रहा है, मतलब यहाँ पे आप क्या मान लो, पॉइंट ए मान लो, क्या मान लो, पॉइंट ए। तो यहाँ से क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा लिया, मतलब यहाँ से यहाँ वापस पहुँच गए तो क्या हो गया, एक चक्कर लगा लिया। फिर दोबारा यहाँ से क्या करेगा, मतलब ये पे आ गया तभी तो एक चक्कर मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा। फिर यहाँ से फिर दोबारा गया और यहाँ पे आ गया, तो कितने, 2 चक्कर हो गए, ठीक है। अब जितनी भी चक्कर लगाता है, लेकिन एक चक्कर आपका क्या होगा, पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पे आ जाएगा, तभी क्या माना जाएगा, एक चक्कर माना जाएगा। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक चक्कर क्या करता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, क्या करता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 सेकंड, क्या करेंगे, 40 सेकंड। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, एक चक्कर।
अब वो क्या कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका 20 सेकंड है उसको अलग साइड में रख दो। तो जो आपका 2 मिनट है क्या है, 2 मिनट उसको क्या करो सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड। 40 सेकंड में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। तो 2 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये 20 सेकंड को अलग ही रखना है। तो यहाँ पे क्या करो, 2 मल्टीप्लाई कितने कर दो, 60 कर दो। कितने कर दो, 2 मल्टीप्लाई 60। तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, मतलब कितने हो जाएंगे 120। ये कितने होगा, 120 सेकंड आ गए। अब क्या करो, इसमें 20 सेकंड और ऐड कर दो। क्या कर दो, 20 सेकंड। यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। तो आपको निकालना है कि 40 सेकंड में क्या किया उसने, एक चक्कर लगाया। 120 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, पूरा इरेज कर दो। इरेज करने के बाद दोबारा लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 40 सेकंड में कितने चक्कर लगा था, एक लगा रहा था। 120 में क्या कह दो, एक्स कह दो। क्या कह दो, एक्स। हमें नहीं पता कितने लगा रहा है, ठीक है, एक्स कह दो। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर दो। क्या कर दो, कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करके क्या करोगे, 40x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं बन पा रहा अभी भी, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। तो x के मान को क्या करो, इधर ही रहने दो। 40 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितने मान आ जाएगा, डिवाइड में। तो 0 से आपने क्या कर दिया, 0 काट दिया। 4 तिया 12। कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ जी बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि अपन ने क्या किया, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। तो कितना हो गया हमारा, 60 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 20 सेकंड अपन ने ऐड नहीं किया तो अपना कितना होगा, 140 होगा। कितना होगा, 140। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 140 करेंगे। तो 100 0 से 0 कट जाता है आपका। तो फिर क्या करोगे, 4 का 14 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। फिर क्या बचेगा आपका, 14 में से 12 रहेंगे, कितनी 2 बची। तो 2 में आप 4 का भाग दो, 4 5 20। मतलब वो कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5। मतलब कितने, 3.5 चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, 3.5 चक्कर। इतना निकाल लिया अपने, 3.5 चक्कर लगा रहा है। 3.5 चक्कर के बाद आप क्या करो भाई, 3.5। अब यहाँ पे ये स्क्वायर बना दो। क्या कर दो, स्क्वायर बना दो। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर है। 3.5 चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, वापस से ये पॉइंट पे आ गया तो कितना, एक चक्कर हो गया। वापस से ये पॉइंट पे आ गया, 2 चक्कर हो गए। वापस से आ गया, 3 चक्कर हो गए। अब क्या बचा, इसका आधा चक्कर और बचा। कितना बचा, आधा चक्कर और बचा। तो आधा चक्कर कैसे होगा, आधा चक्कर कैसे होगा, आधा चक्कर का मतलब क्या है, आधा चक्कर का मतलब क्या है, इसने इतनी डिस्टेंस कवर की हुई। कितनी की होगी, इतनी डिस्टेंस कवर की होगी। मतलब ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आधा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम को इरेज कर दूँ कि बहुत पीछा पीछा हो गया है। देखो अब क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, 3 चक्कर लगा लिए, आधा चक्कर बचा था अपना। कितना बचा था, आधा चक्कर। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, ए लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, बी ले लो। यहाँ पे क्या ले लो, सी ले लो। यहाँ पे डी ले लो। ठीक है, अब इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 10। इसकी भी कितनी है, 10। ठीक है, हमको क्या निकालना है भाई, विस्थापन निकालना है। क्या करना है, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है भाई, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी। क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो कोई इंसान ए से चला, कहाँ से चला, ए से चला, उस कहाँ पे, सी पे रुक गया। कहाँ पर रुक गया, सी पे। आधा चक्कर तो यही होगा ना, चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से मतलब ए से सी तक चला, ए से सी तक चला, आधा चक्कर लगाया उसने। तो दूरी कितनी हो गई, 20 हो जाएगी। कितनी जाएगी, 20। देखिए हमें क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। मतलब प्रारंभिक कौन सा ए है, अंतिम कौन सा सी। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर। क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं बोलते जा रही हूँ, आप रजिस्टर में लिखते जाना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का क्या कर दोगे, यहाँ पे AC का स्क्वायर निकाला, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएंगे, 100 प्लस कितने 200 हो गए, कितने हो गए 200। तो AC मतलब आपको क्या करना है, रूट निकालना है, क्या निकालना है, रूट। तो जो AC का स्क्वायर लगा है वो स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करोगे, 200 पे अंडर रूट लगा दो, क्या कर दोगे 200 पे अंडर रूट, तो आपको AC की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, 200 को क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है, क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, 8th क्लास में आप बहुत पढ़ चुके हो वर्ग एवं वर्गमूल, तो आपको ये सब खुद से ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी AC की वैल्यू आएगी भाई, उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन का परिमाण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन का परिमाण। अभी अपने परिमाण देखा था, परिमाण का मतलब ही क्या था कि अंकीय मान, क्या था, अंकीय मान। तो मतलब आप अंकों में मान निकालोगे, विस्थापन का परिमाण निकल आएगा। ठीक, सिर्फ आपको 200 की वैल्यू रूट से बाहर निकालनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करें, इसको इरेज करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या करें, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता है। सही है क्या, ये विस्थापन बिल्कुल शून्य हो सकता है, होता है शून्य। ठीक है, अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है, तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता, कम होता है। क्या होता है, कम। क्या करें, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। कहाँ होता है भाई, हमने क्या कहा कि आप छत से क्या कर रहे हो, स्कूल तक की दूरी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, छत से स्कूल तक की दूरी। तो छत से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी, कम होगी, है कम होगी। मतलब क्या, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की क्या न्यूनतम दूरी कम, क्या विस्थापन कहते हैं। और जब आप पूरा रोड से चल के जाते हो वो क्या हो जाएगी, आपकी दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों है वो क्या है, असत्य असत्य लिख देना, क्या कर देना, असत्य असत्य। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें क्या दो में से एक भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या आता है आपका, एक समान गति और असमान गति। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, एक वीडियो में हो पाना बिल्कुल मुश्किल बात लग रही है मैं तो। एक समान गति और असमान गति, तो इसको क्या करना, आप खुद ही रीड करना, बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो एक समान गति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास क्या है, दो स्टेशन है, क्या है, दो स्टेशन है ABCD। एक काम करते हैं, ले ही लेते हैं ना स्टेशन। यहाँ पे क्या है, ये आपकी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, A स्टेशन है, यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे क्या है D है। ठीक है, अब A से B तक की जो दूरी है, क्या है, A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर। B से C तक की भी कितनी है, 10 मीटर है। C से D तक की भी कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 10 मीटर है। अब जी यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में कवर कर रहा है, 60 सेकंड मान लो, कितने मान लो, 60 सेकंड। ठीक है, अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हो तो टाइम कितने सेकंड में लो। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या मानो, 60 सेकंड मान लो, क्या मान लो 60 सेकंड, ये भी क्या कर रहा है, 60 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, तो दूरी भी यहाँ पे समान थी, समय भी क्या ले रहा है, समान ले रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान गति। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता, मतलब यहाँ पे दूरी कितनी है, 10 है, कितनी है, 10 मीटर, तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा होता, 20 सेकंड ले रहा होता, कितना ले रहा होता, 20 सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम कितना ले रहा होता, 10 सेकंड ले रहा था, कितना ले रहा था, 10 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा था, 2 सेकंड, कितना ले रहा था, 2 सेकंड। तो दूरी आपकी क्या है, समान है, लेकिन टाइम क्या ले रहा है, अलग अलग ले रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे, असमान गति। तो जो एक समान और असमान गति है, दोनों क्या है, यही है कि मतलब उसका जो टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड और दूरी क्या है, दोनों समान चल रही है, तो हम उसको कहेंगे एक समान गति कहेंगे। जो असमान है उसको कहेंगे असमान गति कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं थोड़ी सी हेडिंग दी होगी, पूरा ही हो गया। देखो आपको इसमें ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है, क्या करनी है, इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, वस्तु समान समयांतर में समान दूरी तय करती है। ठीक है, वो उसकी इस गति को कहते हैं एक समान गति कहते हैं। अगर समान समयांतराल में समान दूरी तय करें उसको हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति को समयांतर छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तु के द्वारा समान समयांतर में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार, मतलब कार क्या होगी, रुक रुक के जाए, कहीं ट्रैफिक मिल गया, मतलब यहाँ पे अपने जो 1-2 स्टेशन लिए थे, तो वहाँ क्या ABCD स्टेशन लिए थे, क्या लिए थे, ABCD स्टेशन लिए थे। तो A से B तक चला कोई इंसान। ठीक है, तो A से B तक वो चला गया। ठीक है, उसने मतलब दूरी तय कर ली 60 सेकंड में, कितने में कर ली, 60 सेकंड में। अब उसको क्या हो गया, ट्रैफिक मिल गया, क्या मिल गया,
ट्रैफिक, तो उसे ट्रैफिक मिलेगा, तो ट्रैफिक मिलता तो अब रुक जाएगी, या फिर उसको चाय नाश्ता करना तो रुकेगी, तो वहाँ वहाँ जो समय है वो कितना लग जाएगा, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी रुकती, तो वहाँ क्या हो जाएगा, असामान्य गति हो जाती है। ठीक है, अब जी यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, वस्तु ए के द्वारा तय की दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, दोनों दूरियां क्या ली हैं, मीटर में ली हैं। यहाँ पे मतलब कोई बस होगी या ट्रेन होगी जो भी 9:30 पे चलती है, किस पे 9:30 AM पे चलती है, 10 मिनट टाइम लिए, कितना लिया, अच्छा ये दूरी दी है, कितनी दी है, दूरी मीटर में, हाँ 9:30 पे चलती है और दूरी कितनी कवर की, 10 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ 15 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी 20, फिर 10 पे पहुँची, फिर 30 कवर की। ठीक है, तो उसमें जो समयांतराल है, समयांतराल का मतलब क्या होता है कि अगर 20 में से हम 10 घटा दें, क्या 20 में 10 का घटाते हैं तो उसका जो समयांतराल है वो कितना है, 10 आएगा। अगर आप 20 में से 30 घटाओ, करके ही बता देती हूँ आप लोगों को, देखो कितने आया, 10 में से 20 घटाओ तो कितने आपको 10 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10। ठीक है, अब 20 में से 30 घटाओ तो कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो मतलब जो समय का अंतराल है वो क्या समान है, क्या समान। अगर आप 12 में से 19 घटाते तो कितना बचता है आपको, 7 बच रहा है, कितना बच रहा है 7, यहाँ पे कितना मिला 7। ऐसे ही आप 23 में से 19 घटाओ कितना बच रहा है, 19 से 20 21 22 23, यहाँ पे कितना मिल रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतराल है, एक बार कितना मिला आपको 7 मिला, एक बार कितना मिला 4 मिला, तो ये क्या हो जाएगी आपकी असमान का उदाहरण है। उधर आपको अंतर क्या मिला 10 मिला, तो इसका एक समान का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, गति की दर का मापन। तो गति की दर का मापन में देखो इधर क्या कहते हैं, चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। चित्र 8.2 ये में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है। चित्र में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं, दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग वस्तुएं अलग समय लेंगी। देखो यहाँ पे आपको देखना है जिस साइन बोर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, जानते ही हो, क्या जानते हो, किस स्पीड से चलना है, क्या करना है, किस स्पीड चलना है। मतलब आपकी अगर सड़क क्या है थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है तो वहाँ पे क्या निर्देश दे दी जाते हैं कि आपको इतने ही स्पीड से चलना है ना, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे अपना कंप्लीट लिखा हुआ था, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। बिल्कुल सही बात है, कोई निश्चित दूरी दी है, अगर हमें स्कूल जाना है, क्या करना है, हमें स्कूल जाना है, तो कोई बड़ा बुजुर्ग जाएगा तो उसको अलग टाइम लगेगा, कोई बच्चा जाता है उसको अलग टाइम लगेगा। ठीक है, अगर कोई यंग जाता है उसको अलग टाइम लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। क्या कह रहे हैं कि वस्तु की दर प्राप्त करनी, क्या करनी है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। आगे देखते हैं क्या है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है, क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल मतलब, चाल क्या होती है, बेसिकली चाल आपको ये बताती है कि कोई बस है या फिर आप हो कितने धीमे चल रहे हो, कितने फास्ट चल रहे हो। ठीक है, स्लो और फास्ट का बता दिए। चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। जैसे कि आपका जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर, टाइम आपने कितना लिया, 60 सेकंड का लिया, कितने का लिया, 60 सेकंड का लिए। तो 0 से 0 क्या कर दोगे, काट दोगे। ठीक है, तो 6 का क्या करोगे, 4 में भाग देना, नहीं जाएगा तो क्या करना, पॉइंट पॉइंट से लेके देना, तो वो आपकी क्या जाएगी, स्पीड निकल आएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको देखना है कि आपको किस में लेना है, मतलब मीटर अपॉन के सेकंड में लेना है या फिर किलोमीटर पर घंटा में लेना है। तो या फिर मीटर में, अगर मीटर में लेते हो तो सेकंड में लेना, और सेंटीमीटर सेकंड में लेना, किलोमीटर में लेते हो तो क्या करना है, आवर में, टाइम किस में लोगे, आवर में लोगे, घंटे में लोगे। ठीक है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें क्या, परिमाण की आवश्यकता, मतलब अंकीय मान की आवश्यकता है। किसकी, परिमाण का मतलब क्या, अभी हम देख के आए थे, सिर्फ अंकीय मान की आवश्यकता है। अंकीय मान क्या होता है, मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कवर कर ली, 10 मीटर या जो भी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये नहीं देखना है कि दिशा कौन सी एक है। ठीक है, तो गति के लिए हमें क्या, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है।
ये आवश्यक नहीं कि वस्तु की गति क्या हो, नियत हो। क्या हो, नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान गति में होगी। ठीक है, वस्तु क्या होती है, असमान गति में होती है। असमान गति का मतलब अभी अपन देख चुके हैं कि उसकी क्या है, डिस्टेंस अलग है और टाइम भी क्या ले रहे हैं, अलग ले रहे हैं। मतलब जो टाइम इंटरवल्स है क्या है, समयांतर वाले वो क्या अलग अलग टाइम पे क्या अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं, असमान कहते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको औसत चाल की ज़रूरत क्या पड़ेगी। ठीक है, औसत चाल क्या होती है, आप घर से स्कूल गए, कहाँ गए, घर से स्कूल, तो घर से स्कूल गए तो वहाँ से घर से स्कूल तक की दूरी कितनी थी, 20 मीटर थी। कितनी थी, 20 मीटर। अब स्कूल से क्या हुआ, आपको बुआ जी के यहाँ जाना है, क्या करना है, बुआ जी के यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप स्कूल से बुआ जी के यहाँ गए तो वहाँ वहाँ घर मतलब स्कूल से बुआ जी का जो घर था वहाँ तक की दूरी भी कितनी थी, 20 मीटर थी। कितनी थी, 20 मीटर। फिर बुआ जी के यहाँ से आपने सोचा कि आप मामा जी के यहाँ भी चले जाएँ, क्या करें, मामा जी के यहाँ भी चले जाएँ। तो अब मामा जी के यहाँ गए तो वहाँ भी दूरी कितनी थी, 20 मीटर थी। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, तय की गई कुल दूरी कितनी है आपकी, 20 20 40 60 हुई। कितनी हुई, 60 मीटर। अब समय लगा, कहीं ज़्यादा लगा होगा, कहीं कम लगा होगा। आप घर से स्कूल के लिए गए तो आपको 10 मिनट लगे होंगे। फिर स्कूल से बुआ जी के यहाँ गए तो आपको 20 मिनट लगे होंगे। बुआ जी से वहाँ तक के लिए गए तो आपको 30 मिनट, मतलब 30 20 50 एक 60, कितना हो गया, 60। ठीक है, टाइम भी आपका क्या लग रहा है, कम ही लग रहा है। क्या लग रहा है, कम। जितना आपका क्या था, जितनी आपकी दूरी हो रही थी मीटर में, उतना ही क्या हो गया, आपका समय हो गया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, क्या होंगे, कट जाएंगे। तो कटने के बाद आपकी जो स्पीड है, क्या है, स्पीड मतलब चाल, तो आप क्या कहोगे कि आप 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे हो। क्या कर रहे हो, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे हो। ठीक है, तो चाल से क्या आप बस यही देख लेते हो कि स्लो के फास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या औसत चाल दिया था, तो औसत चाल का मतलब क्या है कि आपने जो टोटल दूरी थी, आप घर से स्कूल गए, स्कूल से बुआ जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ से मामा जी के यहाँ, तो आपने टोटल दूरियां तय की। उसको जो समय था, जो टोटल समय लगा था, उसको मतलब आपने टोटल कवर किया। क्या किया, टोटल। तो हम उसको क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत। अगर जब आप घर से स्कूल गए, क्या गए, घर से स्कूल गए, तो वो सिर्फ क्या थी, एक दूरी थी। क्या थी, एक दूरी। तो हम उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, चाल। औसत का मतलब क्या होता है, बहुत सारी दूरियाँ क्या हुई, इकट्ठी हुई। मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, तो मतलब ये क्या आपके 3 4 पॉइंट हो गए, आपने कहीं रुक गए, वहाँ रुक गए। तो औसत चाल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई, क्योंकि बहुत सारी दूरियाँ, बहुत सारे समय क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पड़ी, औसत चाल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, औसत चाल कल तय की गई दूरी अपॉन कुल समयावधि। उसके बाद क्या करें, यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या दे दिया है इन्होंने, बी इक्वल टू एस अपॉन टी। क्या दे दिया, बी इक्वल टू एस अपॉन टी। क्या दे दिया, चाल का फॉर्मूला। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी। ठीक है, इसको क्या करना है, आप देखना। अब यहाँ पे क्या करना है, एक वस्तु 16 मिनट की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मिनट की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल होगी। तो औसत चाल कैसे निकालना है, तय की गई कुल दूरी अपॉन तय किया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे एक वस्तु 16 मिनट की दूरी तय करे तो एक आपकी दूरी है। ठीक है, फिर पुनः 16 मिनट की दूरी करे तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 2 दूरियाँ हैं, 16 मिनट। तो क्या कर दोगे, तय की कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 32 मिनट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका समय दिया, क्या दिया, समय कितना दिया, एक बार 4 सेकंड दिया, एक बार 2 सेकंड दिया है। तो फॉर्मूला लगा देना, सिंपल है, कुछ है ही नहीं, है ना। 16 को क्या करना है, जोड़ना, और 4 2 6 से क्या कर देना, भाग दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण में यहाँ दिया और जी दिया है आपका। ठीक है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है। फिर यहाँ पे क्या करें, दिशा के साथ चाल। क्या, दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करें। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अब जी आपका एक अलग ही टॉपिक है, क्या आ गया, अलग टॉपिक है। किसी वस्तु की गति
की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें। ठीक है, तो मतलब हम चाल तो हम बता रहे हैं कितने मीटर पर सेकंड से चल रही। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि चाल बताने के अलावा अगर आप दिशा भी बताओ, क्या करो, दिशा भी बताओ, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो राशि हमें क्या कर रही थी, सिर्फ परिमाण दे रही थी। क्या कर रही थी? परिमाण दे रही थी या फिर चाल बता रही थी। क्या कर रही थी? परिमाण क्या होता है? अंकीय मान। क्या होता है? अंकीय मान। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर रटते रहते हैं कि ये क्या सदिश राशि है, जो आपका विस्थापन है वो क्या सदिश राशि है, और दूरी है वो क्या अदिश राशि है। इसमें मतलब दूरी में क्या सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, विस्थापन में परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि परिमाण का मतलब ही नहीं पता होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है? अंकीय मान। क्या होता है? अंकीय मान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आप चाल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? चाल। तो चाल में परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। क्या हो? दिशा भी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। ठीक है, चाल आप निकाल रहे हो, चाल का फॉर्मूला क्या था? दूरी बटे समय। तो चाल में क्या था? सिर्फ आप परिमाण निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? परिमाण। ठीक है, सिर्फ परिमाण पता है। परिमाण मतलब अंकीय मान निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? अंकीय मान के मतलब कितने मीटर पर सेकंड से चली है या फिर चल रही, जो भी उसकी स्पीड क्या है, स्लो और फास्ट है। अगर इसके साथ साथ आप दिशा भी बता देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। अगर उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? दिशा भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। जैसे आपका जो था ना, अभी आपने एक समान गति असमान गति पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब जो समय अंतराल होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? असमान कहते हैं। तो यहाँ पे वेग के लिए भी क्या है? जो समान है, क्या है? जो अब वो समान असमान गति पढ़ के आए, एक समान असमान गति, वही वही लॉजिक यहाँ पे हो लागू होगा। क्या होगा? वही लॉजिक यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे क्या करें, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर की, थोड़ा धीरे बोलती हूँ, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, सब मुझे लग रहा है, तो आपको भी लगेगा। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति के दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें औसत चाल की ज़रूरत पड़ी थी वही हमें क्या होगा? औसत वेग में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? स्टेशन अलग अलग होंगे तो दूरी भी क्या हो जाएगी? वही अलग अलग हो जाएगी। दूरी अलग अलग होगी तो समय भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? औसत वेग की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी गणना औसत चाल की गणना के सामान्य होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया सकता है। ठीक है, तो जो आपकी चाल थी, क्या थी? चाल थी वो क्या थी? अदिश राशि थी। और जो वेग क्या है आपका? वो क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो हम इसमें क्या करते हैं? औसत वेग को कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक वेग प्लस का क्या करेंगे? अंतिम वेग, और क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करें? जहाँ यू भी क्या औसत वेग है। ठीक है, यू भी मतलब जो आपका वेग को इन्हें क्या भी से लिया है, कहते हैं भी से, इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम वेग को वेलोसिटी कहते हैं, तो इसलिए उसका फर्स्ट वी सिंबल उठा लिया। क्या कर लिया? फर्स्ट लेटर उठा लिया वी, तो उसको हम सिंबल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई वी का मतलब क्या होता है? एवरेज। जो औसत लिखा ना, औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, तो यहाँ पे ए वी लिख लिया। ठीक है, यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। देखो अभी अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप एग्जाम में करके आते हो तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि यू प्रारंभिक है कि भी प्रारंभिक है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यू पहले आता है ABCD में कि भी पहले आता है? ठीक है, क्या आता है? यू पहले आता है। क्या आता है? यू पहले आता है, तो यू को हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, भी बाद में आता है तो भी क्या आपका? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग। कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे, और कुछ नहीं है। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, आई नो। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर सेकंड इनवर्स। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक तो क्या है? समान है, लेकिन चाल क्या है? अदिश राशि है, और वेग क्या है? सदिश राशि है। यहाँ पे आते हैं, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। ठीक है, अपनी चाल को देखो, आप कैसे चलते हो? चाल को कैसे देखोगे?
आपको क्या है पता लगाना है, क्या करना है, पता लगाना है कि आप घर से स्कूल की दूरी कितनी है, जो भी हो आपकी, क्या हो जो भी हो, 4 मीटर हो 10 मीटर हो। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 4 मीटर में आपको टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। तो जो दूरी में क्या कर दो, जितना टाइम लगा उससे क्या कर दो, भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। तो आपकी क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी, क्या निकल, चाल। अब यहाँ पे जो क्रियाकलाप है 8.7, इसमें क्या करेंगे, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? इनके बीच समय ताल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली के चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। तो आप क्या, जब बारिश हो तो क्या करना, लेके बैठ जाना, क्या करना, घड़ी, घड़ी लेके बैठ जाना, देखना। यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो चाल एवं वेग में क्या अंतर दिए है। तो आपको क्या करना है, चाल और वेग में अंतर क्या बताओगे। पहले क्या करना, दोनों की परिभाषा लिखना है, क्या करना, दोनों की परिभाषा लिखना। दोनों की परिभाषा लिखने के बाद चाल में क्या लिखोगे, चाल क्या एक अदिश राशि है और वेग क्या एक सदिश राशि है। उसके बाद चाल में क्या लिखोगे, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और वेग में क्या लिखोगे, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, और वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस अवस्था में किसी वस्तु की औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसको औसत चाल, मतलब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था होगी जब औसत वेग और औसत चाल का परिमाण क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। यहाँ पे हमने क्या लिया, ये लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, क्या है, बी। तो आप यहाँ से यहाँ तक आपने जो दूरी कवर की वो कितनी की, 100 मीटर कवर की, कितनी, 100 मीटर। और टाइम कितना लगा भाई, कितना भी ले लो, 10 मिनट ले लो, कितना ले लो, 10 मिनट। सेकंड ले लो, मान रहा है भाई, हमें भी पता है आप 100 मीटर 10 सेकंड में नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप ए से बी तक गए तो आपकी दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, 100 मीटर, कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक है। तो दूरी है आपके पास, समय भी आपके पास, चाल कैसे निकालो, चाल आपने क्या निकाली है, 100 में क्या कर 10 से भाग दीजिए तो आपकी चाल कितनी निकल आई, 10 मीटर पर सेकंड है, कितने, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब वेग क्या होता है, वेग का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और क्या होता है, अंतिम होता है, क्या होता है, प्रारंभिक अंतिम। यानी हम वेग को क्या, वेग को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग। तो यहाँ पे आपका जो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। आप ए से बी तक गए, क्या गए, ए से बी तक। ठीक है। तो ए से बी तक गए आप, और कहीं नहीं गए ना, क्या हुआ, कहीं और नहीं गए। अगर आप ए मतलब बी से क्या होते, लौट के आते, या फिर जो आपका मार्ग होता है, वृत्ति होता है, क्या होता है, वृत्ति, तो उस कंडीशन में आपका जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्या होता है, जीरो। या फिर आप ए से बी तक चलने के बाद बी से सी तक चलते, कहाँ चलते, बी से सी तक चलते, तो आपका विस्थापन क्या होता, थोड़ा बहुत चेंज आता है, क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ ए से बी तक चले हो तो आपका जो फॉर्म मतलब जो आप टर्म लगाओगे, क्या लगाओगे, वेग इक्वल टू क्या लगाओगे, या फिर विस्थापन की दर लगाओगे, क्या लगाओगे, विस्थापन की दर अपन का समय। तो यहाँ पे विस्थापन कितना आ रहा है आपको, 100 मीटर आ रहा है, और समय से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। तो सीधी रेखा में क्या होगा, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर दी है तो उसका विस्थापन क्या होगा, हाँ, विस्थापन की तरह से क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो उसका औसत वेग और औसत चाल क्या होगी, दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे किस अवस्था में किसी वस्तु को औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होता है। और क्या कहोगे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उसका औसत वेग और औसत परिमाण, औसत चाल का क्या होता है, परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, अंकीय मान। कई बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, परिमाण का मतलब क्या होता है, अंकीय मान। ठीक है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो जो मैं क्या कहती हूँ, बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी मतलब जो आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही आते हैं। ठीक है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले बुक रीड करनी है, क्या करनी है, अगर आप बुक रीड करते हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने आप ही बन जाते हैं। अगर आप जुड़े हो लगातार मेरे साथ, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या है, पढ़ के आ चुके हैं कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है,
क्या मापता है भैया? दूरी नापता है। क्या नापता है? दूरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? जब कोई वस्तु क्या है, एक समान गति में है। क्या है? एक समान गति का मतलब क्या होता है? सीधा दिखाई देगा मार्ग। कैसा दिखाई देगा? सीधा। और आपको क्या देखना है कि अगर कोई वस्तु एक समान गति में, इसका मतलब क्या है, जो समयांतराल है, क्या है, समयांतराल है, वो क्या होगा? बराबर। मतलब जो समयांतराल है वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। जैसे कि अभी अपन ने देखा था, एक समान असमान का देखा था, तो 10-20 दिया था, उसका अंतर कितना? 10-10 आ रहा था, और एक का कितना आ रहा था? 7 और 4 था। कितना था? 7 और 4। तो उसको हम कहते हैं असमान कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ अपन पढ़ के ही आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ के ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए कि जब वस्तु के एक समान गति में तो आपको मार्ग कैसा दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी है? ठीक है। यहाँ पे क्या आपको टाइम दिया है? क्या दिया है? टाइम दिया है। और चाल भी कितनी दी है? 3 × 10⁸ दी है। क्या दी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाल दे दी। क्या दे दी? चाल। तो आपको क्या दूरी निकालनी है? क्या निकालनी है? दूरी। ठीक है। तो वही आप फॉर्मूला लगाओगे, चाल = दूरी बटे समय। तो यहाँ पे आपको चाल दी है और टाइम को आप रख दोगे। टाइम को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। किस में करोगे? सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद जो आपकी दूरी निकल जाएगी, करना है कैलकुलेशन। ठीक है। मैं करके दिखा दूँ, दिखा देती हूँ करके। चाल कितनी दी? चाल = दूरी बटे समय होता है ना। तो चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸ कितना दिया? 3 × 10⁸। ठीक है। समय कितना दिया? 5 मिनट दिया। चाल = क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी अपन को दी नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो। समय कितना दिया? 5 गुणा कितना कर दो? 60 कर दो। क्या करो? 5 × 60। तो जी क्या कैंची गुणा कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 को तो चले 3×5 = 15। इतनी कैलकुलेशन तो कर लेते हैं बच्चे। यूज करो सबसे पहले। कितना हो जाएगा? 3×5 = 15। 3×5 = 15 यही था ना। फिर कितना हो जाएगा? 60 गुणा कितना हो जाएगा? 3 × कितना हो जाएगा? 10⁸ कितना होगा? तो 5 30 सेकंड 9। मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। 90 फिर 9 × 30 = 27। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। 270 के बाद आप क्या कर दोगे? 27 × 10⁻9 कर दो। क्या करो? 27 × 10⁻9। यही आपका क्या देगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर। इसके बाद क्या कह रहे हैं? यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर आवर इनवर्स और मीटर सेकंड इनवर्स में क्या करना है? ज्ञात करना है। ये भी सिंपल है। इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं तो इतना तो हम कर ही लेंगे। क्या करेंगे? कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा क्या? तो ओडोमीटर देखा तो पहले कहाँ था? 200 किलोमीटर पे। कितने पे? 200 किलोमीटर। मतलब उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, क्या है? प्रारंभिक स्थिति वो कितनी है? 200 किलोमीटर है। फिर वो कितना, तो आपने लास्ट में देखा, मतलब आप कहीं पहुँच गए, मतलब आप घर पे थे, घर पे आपने देखा ओडोमीटर कितना देखा रहा आपको? 2000 किलोमीटर देखा रहा है। 2000 किलोमीटर। फिर आप अपने मामा जी के यहाँ पहुँच जाते हो। क्या करते हो? मामा जी के यहाँ पहुँच जाते हो तो ओडोमीटर कितना? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। तो आप क्या करोगे कि आपने जो दूरी तय की है वो कितनी की है? 400 किलोमीटर तय की है। कितने की है? 400 किलोमीटर। ठीक है। तो आपको क्या दूरी मिल गई? 400 किलोमीटर। समय कितना दिया? 8 आवर। तो आपको इसमें निकालना क्या है? औसत चाल निकालना है। क्या है? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 400 है और समय कितना है? 8 है। तो 8 का क्या करो? 400 में भाग दो तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो किलोमीटर में एक, मतलब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और आवर को सेकंड में चेंज करना तो आवर को सबसे पहले क्या करो? मिनट में चेंज करो। मिनट में चेंज करने के बाद क्या करोगे? सेकंड में चेंज करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या? 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में पूछा था तो कितनी देगी? 50 किलोमीटर हो जाएगी। और मीटर पर सेकंड में बताना तो कितनी हो जाएगी? 13.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है।